हाय गाइस, वेलकम टू इन्वेस्टिंग विद धन। जियो ब्लैकरॉक अपने फ्लेक्सी कैप फंड के सक्सेसफुल एनएफओ के बाद अब अपना एक और फंड मार्केट में लेके आ रहे हैं जिसका नाम है जियो ब्लैकरॉक आर्बिट्राज फंड। अब आर्बिट्राज फंड अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जो कि इंडिया में राइट नाउ काफी ज्यादा कम एक्सप्लोर की गई है बाय रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इस कैटेगरी में एक फंड लाना अगेन एक काफी इंटरेस्टिंग स्टेप हो जाता है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे फंड को ब्रेक डाउन करेंगे, जहां पर सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्बिट्राज फंड होता क्या है और ये किस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए होता है। सेकेंडली हम ये समझेंगे कि जियो और ब्लैकरॉक साथ मिलकर अलादीन की कैपेबिलिटीज के साथ इस आर्बिट्राज फंड में कौन से नए फीचर्स लेके आ रहे हैं जो कि इनको बाकी सारे फंड से डिफरेंट बनाएंगे, उनका क्या गेम प्लान है। और थर्डली मैं आपको इस पूरे फंड से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करूंगा। सो अगेन ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिसको एंड तक देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं समझने से दैट व्हाट आर आर्बिट्राज फंड्स और इनको मार्केट में इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया। और ये समझने के लिए पहले आपको आर्बिट्राजिंग एज अ कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करता है ये समझना पड़ेगा। इसको आसान शब्दों में समझाता हूं। मान के चलिए देयर आर टू मार्केट्स, मार्केट ए एंड मार्केट बी। मार्केट ए में मैंगोज का प्राइस है 100 रुपीज और एट द सेम टाइम उन्हीं मैंगोज का प्राइस मार्केट बी में स्मॉल डिफरेंस से ज्यादा है विच इज 102 रुपीज। तो ऐसे में अगर कोई पर्सन मार्केट ए से 100 रुपीज पर केजी के मैंगो खरीद के उनको इंस्टेंटली मार्केट बी में 102 रुपीज पर केजी सेल कर देता है, तो ऐसे में उसको इंस्टेंटली 2 रुपीज पर केजी का बेनिफिट हो जाता है। और यही पूरा ट्रेड अगर वो बिग क्वांटिटीज में करेगा तो उसको इसी स्मॉल गेन से काफी बड़ा बेनिफिट हो जाता है। अब इस पूरी आर्बिट्राज की ट्रेड में ना रिस्क काफी कम इन्वॉल्व होता है, बिकॉज उस पर्सन ने इस पूरी ट्रेड को लेने से पहले ही मार्केट ए और मार्केट बी में प्राइसेस को कंफर्म कर लिया और फिर इंस्टेंटली इस पूरी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया विदाउट स्टोरिंग द मैंगोज, या फिर इस मैंगोज को ज्यादा टाइम तक उसने होल्ड नहीं किया। और यही सेम चीज इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में करते हैं, जहां पर सपोज करके चलिए कोई एक स्टॉक मार्केट में राइट नाउ 100 रुपीज पर शेयर पे ट्रेड कर रहा है और हो सकता है सेम स्टॉक का जो प्राइस है वो फ्यूचर्स के मार्केट में 102 रुपीज चल रहा हो। ऐसे में इस पूरे ही डिफरेंस को, जिसको हम लोग स्प्रेड भी बोलते हैं, इस डिफरेंस का फायदा उठा के वो पर्सन 100 रुपीज पर शेयर पे स्टॉक को कैश मार्केट से बाय करता है और इंस्टेंटली बड़ी क्वांटिटीज में उसको फ्यूचर मार्केट में सेल कर देता है, जिससे उसे 2 रुपीज स्टॉक का जो बेनिफिट है वो मिल जाता है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के जो स्प्रेड्स हैं, यानी प्राइस के बीच में गैप है फ्यूचर और कैश मार्केट में, ये आपको हर दिन हर स्टॉक के केस में देखने को नहीं मिलता, बल्कि ये बीच बीच में अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होती हैं। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और फंड्स होते हैं उनके पास स्पेशलाइज सिस्टम्स होते हैं जिनकी मदद से वो इन अपॉर्चुनिटीज को देख पाते हैं और उनको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और जो फंड मेजॉरिटी ऑफ द ऑपरेशन है वो इसी आर्बिट्राजिंग के बेसिस पे करता है, उसको हम लोग आर्बिट्राज फंड बोलते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि इस आर्बिट्राज फंड को लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था। अब देखिए, आर्बिट्राजिंग एज अ कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, बट इसकी पॉपुलैरिटी पिछले कुछ सालों में ही ज्यादा बढ़ी है। और इसके पीछे का रीजन है गवर्नमेंट के टैक्स चेंजेस ऑन द लिक्विड फंड्स। अब देखिए, जिन भी लोगों को मार्केट में सेफ रिटर्न्स चाहिए होते थे तो फंड्स के केसेस में वो लिक्विड फंड्स को सिलेक्ट करते थे या फिर डेट फंड्स को सिलेक्ट करते थे, जो कि उनका पैसा डेट ओरिएंटेड बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते थे, जिनके केस में भले उनको रिटर्न 6-7% ही मिले साल का, पर उनका जो पैसा होता था वो सेफर रहता था और मार्केट में जो टर्बुलेंस हमें देखने को मिलते थे वो सब उनको फेस नहीं करने पड़ते थे। बट अभी 2 से 3 साल पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल आया कि जहां पर पहले जो डेट फंड्स होते थे या लिक्विड फंड्स जो होते थे उन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अकॉर्डिंग ही टैक्सेशन लगता था, उसको चेंज करके ये कर दिया गया कि आप लिक्विड फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे यानी डेट में इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो टैक्सेशन है वो आपके इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग ही लगेगा। यानी जो पर्सन अब 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा 6 to 7% के गेन्स पे ही। तो अब ऐसे में लोगों का लिक्विड या फिर डेट फंड में इन्वेस्ट करने के पीछे का जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था वही फेल हो रहा था। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए आर्बिट्राज फंड आए, जहां पर कई सारे फंड्स अपने नाम को आर्बिट्राज प्लस डेट फंड्स लेके आए या फिर इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड नाम से आए। ऐसे में इन फंड्स ने इन्वेस्टर्स को ये बोला कि ये अपने फंड्स का 60 या फिर 55 to 60% जो पैसा है वो आर्बिट्राजिंग के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे या फिर ट्रेड करेंगे, और बाकी का बचा हुआ जो 30 to 40% पैसा है उसको ये डेट मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अब ऐसे में बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आर्बिट्राजिंग इक्विटी में हो रहा है तो एक्चुअली में ऑन पेपर ये जो फंड्स है ये इक्विटी की कैटेगरी में आएंगे और उन पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही पे करना पड़ेगा, जो कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा कम हो जाता है, जो कि 12.5% का है। और बिकॉज आर्बिट्राजिंग अपने आप में काफी ज्यादा सेफर कॉन्सेप्ट है रादर देन ट्रेडिंग या फिर नॉर्मल इक्विटी में इन्वेस्ट करना, तो ये ऑलमोस्ट उनको उसी लेवल की सिक्योरिटी भी दे देता है जो कि इन्वेस्टर्स को लिक्विड फंड्स या फिर डेट फंड्स में मिल रही थी। तो अब जियो ब्लैकरॉक के केस में इनके आर्बिट्राज फंड का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इनका एलोकेशन पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके का रहेगा, जहां पर इनका कहना है कि 65% से लेके अप टू 100% अपना जो एलोकेशन है वो आर्बिट्राजिंग इक्विटी के थ्रू कर सकते हैं, और जो डेट कंपोनेंट इनका रहेगा वो 0 से 35% रहेगा, पर 35% से ऊपर ये डेट कंपोनेंट को लेके नहीं जाएंगे। तो ये जो इनका आर्बिट्राज फंड है उसका पूरा ही स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको इनकी टैक्स एफिशिएंसी किस तरीके से होती है आर्बिट्राज फंड की वो दिखाता हूं। अब ये जो अपनी स्क्रीन पे आप टैक्स स्ट्रक्चर देख रहे हो इससे आपको बेटर समझ में आएगा कि क्यों
आर्बिट्राजिंग एज अ कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ अमंग द डेट फंड्स इन्वेस्टर्स। तो आप देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म के केस में आर्बिट्राज फंड में आपको 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा और 1 ईयर अगर आपको क्रॉस हुआ तो बिकॉज ये इक्विटी के अंदर है तो आपको 12.5% टैक्सेशन देना पड़ेगा। वहीं सेम इन्वेस्टर अगर डेट फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसको 30% और 30% टैक्स ही देना है बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के केसेस में। अदर देन दिस अगर आप टैक्स एनालिसिस भी देखो तो लेट सपोज एक पर्सन ने 1 ईयर से ज्यादा इन्वेस्ट किया, उसने 1 ईयर की इन्वेस्टमेंट पे उसने सबसे पहले लिक्विड फंड्स में यानी जिसमें वो डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है 7.30% के भी गेन्स कमाए। तो ऐसे में उसका जो 1,07,000 रुपीज हमारा पूरा ही गेन्स बना उस पर वो अगर 30% टैक्स पे करता है तो आफ्टर पेइंग 2,189 रुपीज उसका जो एक्चुअल पोस्ट टैक्स वैल्यू निकल के आएगा दैट इज 1,500 रुपीज, जो कि परसेंटेज गेन्स के टर्म्स में ओनली 5.11% का निकल के आता है। पर वहीं सेम पर्सन अगर आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करता है और वो डेट फंड यानी लिक्विड फंड से भी कम गेन्स कमाता है ऑफ 6.95%, तो इसमें वो टैक्स पे करने के बावजूद ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज 12.5%, नेट इसके पास जो वैल्यू बचेगी ऑफ द पोस्ट टैक्स वैल्यू वो बचेगी 1,06,000 रुपीज की, जो कि नेट बेसिस पे रिटर्न्स कम होने के बावजूद पोस्ट टैक्स लिक्विड फंड से ज्यादा बेटर उसके रिटर्न्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल आता है कि एक्चुअली में जो आर्बिट्राज फंड्स है वो किन किन तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए प्रेफरेबल होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी इनके केस में इनको डाउनसाइड प्रोटेक्शन करना पड़ता है अपने पैसे का। अब देखिए अगर ये जो इन्वेस्टर्स है आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आर्बिट्राजिंग एज अ कॉन्सेप्ट अगर आपके फंड मैनेजर को एक आर्बिट्राजिंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो स्ट्रेट को प्लेस कर लेगा और एक सेफ गेन्स कमा लेगा, और हो सकता है वो काफी लंबे टाइम तक ये अपॉर्चुनिटीज मार्केट में कम दिखे तो वहां पर उसको कम गेन्स देखने को मिलेंगे। पर इन दोनों ही केसेस में जो आपका डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो हो जाता है बिकॉज में आपको लॉसेज नहीं होंगे। सेकेंडली जो इनकम फोकस सेवर्स होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल एक पर्सन रिटायर्ड हो चुका है, उसके केस में उसको 6 to 7% के भी गेन्स चाहिए तो उसके लिए आर्बिट्राज फंड ज्यादा बेटर ऑप्शन है बिकॉज उसको यहाँ पर टैक्स सेविंग ज्यादा हो रही है। पर यहाँ पर यही पैसा वो किसी डेरिवेटिव बॉन्ड्स या फिर इन्वेस्टमेंट को स्टॉक मार्केट में नहीं डाल सकता बिकॉज उसके लिए ये ओनली सेविंग्स है उसकी, जो अदर ऑप्शन इनकम का वो नहीं है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो कि काफी कम टाइम के लिए अपने मार्केट में पैसा डालना चाहते हैं तो उसके लिए उनके लिए आर्बिट्राज फंड अच्छा रहता है, और टैक्स सेविंग इंडिविजुअल्स के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर वही पर्सन इस पूरे एक 1 करोड़ रुपीज को करता है एफडी में इन्वेस्ट, उधर उसको 7% का रिटर्न मिल भी जाएगा, पर 7% के रिटर्न्स पे पहले तो उसको जो गेन्स मिलेंगे उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा जो कि एट दी एंड काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। पर यही अगर वो आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करता है तो टैक्सेशन बेनिफिट उसको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे कि जियो ब्लैकरॉक इस आर्बिट्राज फंड के इंट्रोडक्शन से अपने इन्वेस्टर्स को क्या ऐसा यूनिक फीचर ऑफर कर पाएंगे या क्या ऐसा एडवांटेज ऑफर कर पाएंगे एज कम्पेयर टू अदर फंड जो कि इसी आर्बिट्राज फंड की कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं। पर इस पे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि धन अपने प्लेटफॉर्म पे अपने यूजर्स को उनके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके एक एक्स्ट्रा कैपिटल जनरेट करने का फीचर प्रोवाइड करता है जिससे उस कैपिटल से वो अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी को फ्यूल कर पाए। इस पूरे फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको धन ऐप पे जाके अपने डीमैट म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन को एक्टिवेट करा लेना है, और जैसे ही वो ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है आपको अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज पे जाना है, वहां पर राइट पे स्लाइड करके आपको डीमैट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहां पर नीचे आपको गेट मार्जिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको वहां पर मेंशन किया जाएगा कि आपके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे आपको कितना मार्जिन मिल सकता है। वहां पर अगर आप इसको प्रोसीड करोगे तो वो मार्जिन आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस फीचर डाउनलोड धन ऐप। अब यहाँ हम देखते हैं कि जियो ब्लैकरॉक को अलादीन की एआई बेस्ड डेटा एनालिटिक कैपेबिलिटीज की मदद से आर्बिट्राज फंड में किस तरीके के एडवांटेज मिल सकते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो अलादीन का एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर इनके पोर्टफोलियो को जो एसेट मैनेजर्स है उनको एक वाइड इन व्यू प्रोवाइड करा पाएगा जिससे बेटर रिस्क एसेस कर पाएंगे अमंग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज और एसेट क्लासेस। सेकेंडली और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इनको एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड मिलेगा जहां पर रियल टाइम पे इनको सारा डेटा मिलेगा जिससे एक क्विक और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि आर्बिट्राजिंग के केस में सबसे जरूरी चीज यही है कि जब ये स्मॉल ड्यूरेशन के लिए ये अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आए तो उसको क्विकली एक पर्सन मॉनिटर करे और क्विकली इस पे एक्ट करे बिकॉज ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है काफी कम टाइम के लिए आती है। तो ऐसे में अलादीन का जो स्पेशलाइज्ड डैशबोर्ड है जो इतने बड़े लेवल पर डेटा एनालाइज करता है ये उनको काफी बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है एज कम्पेयर टू देयर कंपेटिटर्स। थर्डली ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनको यहाँ पर मिलेगी जहां पर बेटर रिस्क मैनेज कर पाएंगे और वन सिस्टम उनको जो पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है आर्बिट्राजिंग का उसको आसान कर देगा अलादीन का टूल। इसके अलावा एक यूनिक एडवांटेज इनको मिल सकता है जो कि आर्बिट्राजिंग के केस में इनको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, और वो ये है कि इनका जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो सारे डेटा वगैरह के प्रोसेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है उसको काफी ज्यादा ईजी बना देगा, और ये अपने जो सिस्टम है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि किस तरीके के ऑर्डर्स और ट्रेड इनको प्लेस करने हैं और कहां पर फ्लैग जो इशू है उनको फ्लैग करना है, जिस वजह से पूरे रूल्स को ये फॉलो करे। और ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड स्केलिंग सिस्टम से इनको बेनिफिट ये मिलेगा कि उनको जो लार्ज स्केल और लार्ज वॉल्यूम के ऑर्डर्स हैं उसमें ज्यादा बेटर और जल्दी डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए मान के चलिए किसी स्टॉक में अगर आर्बिट्राजिंग की कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो उस आर्बिट्राजिंग की अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक जो पूरा फंड मैनेजर का सिस्टम है उसको ये भी कैलकुलेट करना होता है कि इस अपॉर्चुनिटी को अगर वो प्ले करता है तो उसके केस में क्या उसको एनफ इतना गेन्स मिलता है जितना वो कॉस्ट पे करेगा उस पूरी ट्रेड को प्लेस करने के लिए। और ये जो पूरा कैलकुलेशन है ये काफी जल्दी करना होता है बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि आर्बिट्राजिंग की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो काफी कम टाइम के लिए होती है। तो ऐसे में अलादीन का जो पूरा ही डैशबोर्ड है जो कि इस पूरे डेटा को
काफी जल्दी एनालाइज कर लेगा ड्यू टू इस कैपेबिलिटीज। उस वजह से इस तरीके के डिसीजन ज्यादा बेटर ले पाएंगे और बड़े वॉल्यूम में इनको गेन ज्यादा जल्दी मिल सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज इनको मिल सकता है। बाकी बात करें कि किस तरीके के एडवांटेज ये अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनका कहना है कि ये अपने इन्वेस्टर्स को कॉस्ट एफिशिएंसी के चलते बेटर टीईआर एडवांटेज प्रोवाइड करा पाएंगे, यानी टोटल एड्रेसेबल रिटर्न्स बेटर प्रोवाइड करा पाएंगे। जहां पर फंड ये कह रहा है कि ग्लोबल क्वालिटी के साथ साथ ये बेटर कॉस्ट एफिशिएंसी देंगे और जो इसी पूरे इंडेक्स में बाकी सारे फंड्स हैं जो आर्बिट्राज फंड की कैटेगरी में ही वर्क करते हैं, उनसे इस फंड की कॉस्टिंग कम होगी, जिस वजह से अपने आप जो रिटर्न्स मिलेंगे इन्वेस्टर्स को वो ज्यादा बेटर मिल पाएंगे। और इनका जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस होगा वो भी अलादीन की वजह से टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, जिस वजह से यही सेम फैसिलिटी है कम कॉस्टिंग पे आपको प्रोवाइड करा पा रहे हैं। अब इसके बाद लास्टली जियो ब्लैकरॉक फंड की अदर डिटेल्स जैसे कि कॉस्ट वगैरह को डिस्कस करने से पहले हमने खुद जियो ब्लैकरॉक की जो टीम है उनको इन आर्बिट्राज फंड से रिलेटेड उनके साथ डिस्कशन किया था, जिसके क्लिप्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे आप इनके पूरे ऑब्जेक्टिव को बेटर समझ पाओगे। अब जिन पर्सन ने हमारे साथ ये सारी इंटरेस्टिंग इनसाइट शेयर करी है उनका नाम है मिस्टर बिराज त्रिपाठी, जो कि जियो ब्लैकरॉक के प्रोडक्ट हेड है और उनको इस पूरी इंडस्ट्री में 20 ईयर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो अब मैं आपको इस क्लिप पे लेके चलता हूँ। सर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्बिट्राज फंड, तो जैसे अभी हमने पास में फ्लेक्सी कैप जब जियो ब्लैकरॉक ले गया है तो मुझे समझ में आया कि लाइक इट्स अ पॉपुलर कैटेगरी, राइट। बट जब आर्बिट्राज फंड के बारे में मैंने सुना तो एज एन इन्वेस्टर आपको पता होगा कि मार्केट में उतनी अवेयरनेस पहले तो नहीं है और वो इतना ज्यादा फैंसी काइंड ऑफ फंड भी नहीं है कि बहुत हाई रिटर्न्स एंड so why like Jio BlackRock decided to came first with this fund, and why particularly in Indian markets right now, like when our markets are consolidating for the last 1 year? Yeah, very, very important and key question, Sid. And हमारा मेन रीजन था ये फंड को देखने के लिए, वो इसलिए कि सो फार जो हमको फिलहाल जितने भी हमने लॉन्चेस किए हैं, जो हमको इन्वेस्टर्स ने ट्रस्ट दिखाया है, वो हमने देखा है कि काफी रिटेल इन्वेस्टर्स हमें ट्रस्ट करते हैं। काफी सारा पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स से आता है। इनफैक्ट फ्लेक्सी कैप में अगर हम देखें तो जब हमने एनएफओ किया था ऑलमोस्ट मोर देन 90% पिन कोड से हमें पैसा आया था, which was very very encouraging. And arbitrage is a very interesting category, highly tax efficient. I can talk a lot on that point as well. But सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे इवन लेस देन 1% रिटेल कैटेगरी इन्वेस्ट करता है इस कैटेगरी में। बाकी जो इन्वेस्टर्स है वो या तो HNIs है या इंस्टीट्यूशंस है, कॉर्पोरेट्स, and they do because they understand the product. They don't get intimidated by the name of the product, which sounds a little complicated, है ना, आर्बिट्राज है, कुछ तो अलग है, और इक्विटी जैसा रिटर्न्स देता है, बिकॉज काफी नाम में इक्विटी आर्बिट्राज भी जुड़ जाता है। इक्विटी कैटेगरी में तो लोगों को लगता है इक्विटी फंड जैसा, करेक्ट, कि मार्केट अच्छा कर रहा है तो अभी इन्वेस्ट करते हैं, या फिर मार्केट खराब कर रहा है तो वो एक मिसकंसेप्शन है। बिकॉज यहाँ पे इक्विटी का जो डायरेक्शनल रिस्क है कि आपका निफ्टी अगर ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो उससे आर्बिट्राज फंड पे कोई असर पड़ता नहीं है, क्योंकि इसका जो रिस्क है इट इज सिमिलर टू योर लिक्विड फंड्स। लेट्स से आप अगर लिक्विड फंड या मनी मार्केट फंड से कंपेयर करेंगे तो ये कंपेरेबल है। उनका वोलेटिलिटी थोड़ा और कम होगा क्योंकि वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में ही है। बट ये स्ट्रक्चर इस तरह से हुआ है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ या 6 मंथ्स इसका रिस्क विल बी सिमिलर टू अ लिक्विड और अ मनी मार्केट फंड। ओके सर। सो ये हमारा एक बड़ा रीजन था कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को जो हमें इतना ट्रस्ट करते हैं उन तक ये ऐसा प्रोडक्ट पहुंचाएं जो उनको काफी हेल्प कर सकता है इन अ सिमिलर वे लाइक लिक्विड फंड्स एंड मनी मार्केट फंड्स डू, बट इन अ मच मोर टैक्स एफिशिएंट वे। बिकॉज आफ्टर टैक्सेशन चेंजेस सर मुझे लगता है लिक्विड एंड डेट फंड्स में जो लोगों का इंटरेस्ट था दैट सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, जो चीज़ उस पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत स्मूथली काउंटर कर रहा है। लाइक ये जो फंड अगर मैं बोलूँ, वो जो गैप क्रिएट हुआ है कि आपको टैक्सेशन ज्यादा नहीं देना है एंड काइंड ऑफ जो रिस्क आप मिनिमल चाह रहे थे वो काफी अच्छे से फिट हो रहा है उस स्पेस में। सर एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी, पर्टिकुलरली जियो फ्लेक्सीकैप जिस टाइप का एक्सपेंस रेशियो ऑफर कर रहा है दैट इज रियल 0.30 आई थिंक। मैंने इस पूरी इंडस्ट्री में बाकी काफी सारे फंड्स देखे हैं, उन सबके एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। अब पर्टिकुलरली मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एक्सपेंस रेशियो डिपेंड करता है कितना ज्यादा लाइक फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट है या फिर कितना ज्यादा उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है फंड का डायरेक्टली जो फंड मैनेजर से। तो इसमें जियो फ्लेक्सीकैप इतना कम एक्सपेंस रेशियो कैसे ऑफर कर पा रहे हैं सर? एक्सपेंस में कैसा है, हमारा फिलॉसफी है कि कॉम्पिटिटिव होना चाहिए और अगर कोई कॉस्ट सेविंग है तो वो लोगों तक पास ऑन होना चाहिए। तो हमारा जो फंक्शनल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो हमारा अलादीन से आता है, विच इज एन इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो ब्लैक रॉक इंडिया में हमारे जेवी के थ्रू
या लेके आए हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि मैनेजिंग स्केल, ज्यादा पैसा मिलता है या ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करता है, तो डजंट मीन दैट आवर कॉस्ट्स आर गोइंग टू गो एज मच, स्पेशली ऑन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस मैनेजमेंट। उसमें इट इज हाईली स्केलेबल, बिकॉज बाकी लोग भी टूल्स यूज करते हैं, बट क्या होता है कि टूल्स आर जनरली फ्रैगमेंटेड, एग्जैक्टली। जो हाँ, बाकी फंड देयर आर हाउसेस 4 to 5 टूल्स जो कि मैक्सिमम ज्यादातर लोग उन्हीं में लाइक उसी को ट्राई करते तो जनरली क्या होता है उसमें, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ते हैं, थोड़ा कॉस्ट का सेंसिटिविटी रहता है उसमें। हैं। हमारा कॉस्ट एफिशिएंसी इज लाइकली टू बी बेटर, एंड वो जो कॉस्ट सेविंग है, that we are able to pass to the investors. So we may not be the lowest in the industry, but we definitely, whenever we try and price any product, ले जैसे arbitrage, तो हम चाहते हैं कि जो कॉस्ट है वो जितना कॉम्पिटिटिव हो सके और जितना इससे एट हमारा द एंड कॉस्ट सेविंग हम जो पास कर इन्वेस्टर है सके। उसको काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। अगर मैं इस छोटी कॉस्ट सेविंग को भी देखूं सर, तो एट द एंड इन्वेस्टर के लिए काफी बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्राज। राइट, राइट। सर एक और चीज, जैसे आपने स्केल की बात करी, तो जैसे हमको पता है कि आर्बिट्राज जो बीच का लाइक स्प्रेड होता है उसके बेसिस पे प्ले करता है अपने। तो सर आर्बिट्राजिंग में स्केल जब एक फंड करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारा फंड है ये, इसका एयूएम बढ़ेगा, तो इससे भी कोई परफॉर्मेंस का कनेक्शन रहता है कि परफॉर्मेंस कम हो सकता है कि जब आपका स्केल काफी हो जाए फंड का, तो आपको वो आर्बिट्राजिंग की जो अपॉर्चुनिटीज है उनको डिफरेंट तरीके से आप प्ले आउट कर पाओ। तो क्या उस स्केल से या फिर एयूएम ग्रोथ से भी आर्बिट्राज फंड का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, और किस तरीके की परफॉर्मेंस वो दे रहा है? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ये जस्ट टेक्स मी बैक इन टाइम अ लिटिल बिट, बिकॉज जब आर्बिट्राज फंड नया नया स्टार्ट हुआ था, तो फॉर्चुनेटली आई वाज पार्ट ऑफ अ लार्जर फंड हाउस, यस ट्रेडिशनल सर, आई फंड हैव। हाउस अर्लियर। तो उसमें तब हमारा थॉट ऐसा चलता रहता था, डिस्कशंस की, बहुत ज्यादा अगर आर्बिट्राज फंड्स आ गए इंडस्ट्री में और बहुत ज्यादा या एयूएम आ गया, एग्जैक्टली, तो is the same money chasing the same सेम अमाउंट amount ऑफ of स्प्रेड। arbitrage opportunity? या एग्जैक्टली सर। क्योंकि सबसे पहले आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी चेज करने के लिए आपका वो स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होना जरूरी है, क्योंकि आप जनरली कैश फ्यूचर्स आर्बिट्राज करते हैं, कैश मार्केट या में खरीदते हैं, फ्यूचर्स में बेच देते हैं वो लॉक इन करने एग्जैक्टली, के लिए। तो अब अगर से मोर मनी इज चेजिंग द सेम स्टॉक्स, तो वो सेम स्प्रेड। अपॉर्चुनिटी छोटी होती जाती है और कम होती जाती है। एग्जैक्टली। That was a fear then. तब obviously for a long period of time the industry was not that much, छोटा ही था। 3 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है आज के डेट में सेट, एंड उसमें से 2 लाख करोड़ लास्ट 3 साल में है। यस सर, लास्ट 3 इयर्स तो इज लाइक बहुत बहुत तेजी से काफी ग्रो बड़ा। हुआ है, बट फॉर्चुनेटली अच्छे टाइम में ग्रो हुआ है, बिकॉज लास्ट 3 साल में आप देखें तो मार्केट का डेप्थ और विड्थ दोनों बढ़ा है। सो यस विड्थ सर, फ्रॉम काफी आर, बड़ा। प्योरली फ्रॉम आर्बिट्राज पॉइंट ऑफ व्यू, विड्थ हम्म क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स 4 साल 5 साल पहले एफ में थे और कितने नंबर आज हैं। हम्म। तो आज 200 से ज्यादा स्टॉक्स हैं एफ में। यही चीज आप 5 साल पहले देखें तो एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, बट रफली 140 के आसपास होगा, इट वाज बिलो या 150। इवन बिलो 150 या होगा। तो वो भी बड़ा है, और डेप्थ इन द मार्केट ऑल्सो हैज इंक्रीज, कि आप ज्यादा पैसा भी अगर आप डालते हैं तो भी इट अब्जॉर्ब्स, एंड द एंटायर कैटेगरी इज डूइंग वेल इवन आफ्टर सो मच ऑफ मनी कमिंग इन। एंड द गुड पार्ट इज इंडियन मार्केट, लाइक द इकोनॉमी, कंटिन्यूज टू ग्रो। या इट मतलब विल आपका, ऐड आप मोर एंड देखिए मोर नंबर ऑफ कंपनी। आईपीओ जो हो रहे हैं, एंड इनसेन। जैसे जैसे मार्केट की विड्थ बढ़ेगी तो और स्टॉक्स एफ एंड ओ में आएंगे, एंड दिस विल ऑलवेज क्रिएट अपॉर्चुनिटी, आर्बिट्राज So अपॉर्चुनिटीज। basically, both of these things are like growing hand in hand, as the यस, AUM of the funds as well, and the market is also growing. यस। सर वन मोर थिंग, जैसे जब भी हम लोग जियो ब्लैक रॉक की बात करते हैं, तो जो आपने बोला कि सबसे एक पॉइंट लोगों का कंसर्न रहता है कि अलादीन इसमें लाइक क्या रोल प्ले करेगा। इट्स लाइक फोकस पॉइंट ऑफ एवरी फंड। सो इन द आर्बिट्राज फंड सर, इसमें अलादीन का कोई एक्टिव रोल है, लाइक जो कि आप कह सकते हो कि एक स्लाइट सही बट कोई एडवांटेज या फिर कोई एक प्रोवाइड करा पाए जियो आर्बिट्राज फंड के केस में? बिल्कुल, अलादीन हमने थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन में भी टच किया, बट अलादीन सारे फंड्स को हेल्प करता है, क्योंकि फंक्शनल एफिशिएंसी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो हमने बात की, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। इसका Yes. मतलब कि आप एक ही टूल से फंड मैनेजर, डीलर, बैक ऑफिस ऑपरेशंस, जो लोग कैश मैनेजमेंट देखते हैं, everyone is looking at the same window and is part of the same workflow, which is very important when people are looking at different tools। तो सबके पास सेम इंफॉर्मेशन सेम टाइम में नहीं पहुंच रहा है, Same. अलादीन के जरिए ये हो रहा है। सो इससे क्या होता है कि फंड मैनेजर्स जनरली बिकम मोर एफिशिएंट, बिकॉज दे कैन फोकस ऑन देयर कोर, विच इज
फंड मैनेजमेंट एंड यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, जो कि रियल टाइम है, ये एक है। दूसरा, स्पेसिफिक टू आर्बिट्राज क्या होता है, उनको इंट्राडे व्यू डायरेक्टली ऑन अलादीन दिखता है कि कितना स्प्रेड किस में अवेलेबल है, एंड कोई अगर उनको रोल ओवर एनालिसिस की पास्ट में जो रोल ओवर्स हुए हैं सारे स्टॉक्स में, ईच स्टॉक्स में, उसके बेसिस पे अगर कुछ उनको डिसीजंस लेना है, तो ये सारा चीज अलादीन के थ्रू एग्जीक्यूट हो सकता है, बिकॉज एवरीथिंग कैन हैपन इन अ सिंगल विंडो। और सो पास का डेटा का काफी अच्छा रिकॉर्ड है सर अलादीन। यस, तो इसलिए उनको एफिशिएंसी काफी मिलती है अलादीन के थ्रू। एंड सर, जैसे मैं एज इन्वेस्टर, अगर मैं एक यंग इन्वेस्टर हूँ, तो मेरा एक क्वेश्चन हमेशा से रहता है कि आर्बिट्राज फंड जैसे कोई भी फंड है, तो कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स के लिए है जो रिटायरमेंट के नियर है अपने, लाइक जो अपने रिटायरमेंट फंड्स को कहीं पार्क करना चाहते हैं सेफ जगह, या फिर कोई नए इन्वेस्टर के लिए भी उतना ही उसको फोकस करना चाहिए आर्बिट्राज फंड पे? जी जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने यूज केस क्या है, कि ठीक है कि एग्जैक्टली, यूज केस के रिस्क संदर्भ लिक्विड मनी मार्केट जैसा है, एंड टैक्स एफिशिएंट है क्योंकि इक्विटी टैक्सेशन है, तो काफी अच्छा है, लेकिन कैसे यूज करें इसको इन्वेस्टर्स? तो से। एक मैं अपना पर्सनल यूज केस बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद काफी बड़ा इन्वेस्टर हूँ आर्बिट्राज कैटेगरी में, एंड काफी समय से मैं आर्बिट्राज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आई एम इन द हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट, तो मैं ये टैक्स एफिशिएंसी के लिए आर्बिट्राज में मेरा इमरजेंसी कॉर्पस जो है वो डिप्लॉय करता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सारा पैसा लिक्विड फंड में डालूं एग्जैक्टली, एंड तो उसमें उसमें टैक्स इमरजेंसी काफी ज्यादा कॉर्पस बिल्ड करूं, या तो आर्बिट्राज में करूं। हम्म, तो लिक्विड में भी मैं करता हूँ, एक छोटा अमाउंट इसलिए रखता हूँ ताकि इंस्टेंट रिडेम्पशन या फिर T+1 के जरिए तुरंत एक लिक्विडिटी मिल सके, इसलिए थोड़ा पैसा वहां रखता हूँ। अराउंड 10 to 20% ऑफ माई इमरजेंसी कॉर्पस इज इन लिक्विड, बट 80% पैसा मैं आर्बिट्राज में डाल के रखता हूँ, क्योंकि पैसा 2 दिन में मिल जाता है। आपने आज रिडेम्पशन डाला हाँ, T+2 में, आपको एग्जैक्टली, मिल जाता है पैसा, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइम लगता है। एंड टैक्स एफिशिएंसी की वजह से पोस्ट टैक्स रिटर्न्स जो है, वो ये काफी मुझे बेटर है सर। उसके लिए मैं प्रिफर करता हूँ। हम्म, तो ये एक बड़ा यूज केस है। इसमें मैंने एसआईपी भी किया हुआ है, नॉट दैट आई रेकमेंड सब लोग एसआईपी करें, क्योंकि इसमें रिटर्न कम मिलता है, लेकिन इमरजेंसी कॉर्पस जिसने बिल्ड नहीं किया है, बिल्ड नहीं किया है मान उसके लिए। लीजिए आज कोई इमरजेंसी अपना कॉर्पस बिल्ड करना स्टार्ट कर रहा है, तो एसआईपी के जरिए 12 महीने का या 24 महीने का एक एसआईपी अगर किया, तो इन 2 years टाइम दे विल बी सरप्राइज कि उनका एक अच्छा खासा कॉर्पस आर्बिट्राज में डिप्लॉय हो गया है, जो कि लो रिस्क है और जो इमरजेंसी कॉर्पस के हाँ हिसाब सर, से उस चीज के, उनको काम हाँ तो करता सर है। बेसिकली ये चीज मेरे टाइप के इन्वेस्टर, लाइक यंग इन्वेस्टर्स के लिए भी इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, बिकॉज वो पैसा भी आपका सेव कर रहा है, इट्स ग्रोइंग, और आपको जो आप एफडीज में सेव करते हो उससे आप तुरंत विड्रॉ नहीं कर पाते हो जिस तरीके से आपको करेक्ट, आर्बिट्राजिंग मिल रहा है। और सर एक और चीज, जैसे आर्बिट्राजिंग का जो गेम हमने पहले बात करी स्प्रेड पे रहता है, तो लास्ट 1 ईयर की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट्स में कंसोलिडेशन है, तो सर ऐसा भी कोई फेज आता है कि कंसोलिडेशन में ये स्प्रेड्स ज्यादा बेटर मिलते हैं इन जनरल, या फिर बुल मार्केट, या फिर लाइक हम लोग जब मार्केट फॉल हो रहे होते हैं तब इनकी स्प्रेड्स पे कोई फर्क पड़ता है कि ज्यादा स्प्रेड्स नहीं मिले, उतना अपॉर्चुनिटी ना मिले बेसिकली आर्बिट्राजिंग करने की, तो इस पे भी कोई जी डिपेंडेंसी रहती है क्या जी, तो बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने ये नोटिस किया है, जब मार्केट्स आर जनरली वोलेटाइल मार्केट जो रहते हैं, तो इसमें सर? अपॉर्चुनिटीज मिल ही जाती हैं, क्योंकि हम्म, मार्केट ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, और बहुत तेजी से स्विंग हो रहे हैं। तो हम्म, इसमें जो आपके कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट में जो प्राइस है, वो बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे जाते हैं, तो या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, वहां पे आपको स्प्रेड मिल जाती है। एक वो है। दूसरा, जब जनरली बुल रन है, जब जनरली मार्केट्स आर गोइंग अप, तब ऑल्सो स्प्रेड अच्छे खासे मिल जाते हैं, क्योंकि आपका क्या रहता है कि कैश मार्केट तो ऊपर जा ही रहा है, क्योंकि प्राइसेस इन जो भी फ्यूचर का ग्रोथ है, फ्यूचर्स मार्केट उससे और तेजी से उसको प्राइसिंग करता है, एग्जैक्टली। क्योंकि इट इज, सो इस चक्कर में तब भी जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है या स्प्रेड है इन मेनी काउंटर्स या ज्यादा मिलता है, अच्छा मिलता है। तो इन दोनों सूरतों में आपको स्प्रेड्स अच्छे मिलते हैं। एंड आप अगर देखें, आर्बिट्राज फंड में 65 to 100% जो है वो आर्बिट्राज के लिए रखा गया है, तो आपको कैश मार्केट में 65% मान लीजिए आपने, या 70% आपने डाल दिया, और बाकी का बाकी डेट उतना ही सेम आपने फ्यूचर्स मार्केट में डाला, तो उतना आपको मार्जिन रखना पड़ता है। लेट से 15% आपने मार्जिन में रखा, लेकिन आप थोड़ा पैसा डेट मार्केट्स में भी डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे आपने अप टू 1 ईयर के CD CP या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स ले लिए, तो वहां से भी द फंड अर्न्स। सो इट इज नॉट दैट द
fund will only earn from arbitrage opportunities. Yeah, it has the There is allocation in 35% debt. No. yeah, वो 35% up to 35% जो डेट वाला पोर्शन है वहां से भी थोड़ी बहुत अर्निंग पोटेंशियल मिल जाती है. थैंक यू सर. सो दीज आर ऑल माय क्वेश्चंस सर. मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लूंगा बिकॉज आपने जो 40 मिनट्स का जो पहले सेशन किया था उसमें मुझे लग रहा है मैंने पहले उसको देखा कि अगर उसके रिगार्डिंग उसमें कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ. लाइक राइट बाकी सर आफ्टर आर्बिट्राज फंड आई एम श्योर लाइक और भी सारे कई सारे फंड्स प्लान होंगे. और जिस तरीके से रिस्पॉन्स मुझे पर्टिकुलरली देखा मैंने कि जियो फ्लेक्सी कैप को मिला था कि शुरुआत के एनएफओ में उनका जितना एयूएम हो गया था विद इन अ मंथ उतना काफी सारे फंड का 4 to 5 ईयर्स में भी नहीं हुआ जो मैंने ट्रैक किया फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में. तो सर मुझे राइट लगता है कि आर्बिट्राज कैटेगरी की जैसे जैसे अवेयरनेस होगी इंडिया में टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हो रही है तो लोगों को इस फंड का प्रॉपर इंपॉर्टेंस समझ में आएगा. जैसे आप जो आज आपने मुझे इमरजेंसी फंड वाला बताया तो मुझे अभी क्लिक किया कि एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए कितना जरूरी है कि मैं अपना इमरजेंसी फंड आर्बिट्राज में पैक करके रखूं जो मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में रख रहा था. सो दैट्स इट सर. थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग थैंक यू. टाइम. एक जाने से पहले एक जो मैंने आई थिंक वो पॉडकास्ट में भी कवर हुआ था बट बहुत इंटरेस्टिंग यूज केस था और आपने पूछा भी था एक बीच में कि और किस तरीके से यूज कर सकते हैं. एक एसटीपी एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूज केस है कि या जिसको अभी रिसेंटली काफी मार्केट था. में आप मान लीजिए अभी कोई 30% टैक्स ब्रैकेट में है हम्म. और आपको अभी आपके पास मान लीजिए 20 लाख या 30 लाख या 50 लाख रुपए हैं जो आप मार्केट में डिप्लॉय करना चाहते हैं बट इतनी अनसर्टिनिटी है मार्केट में तो आपको मालूम नहीं कैसे आपको डिप्लॉय करना है. एग्जैक्टली. मान लीजिए कोई फ्लेक्सी कैप फंड ही है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ये 20 लाख या 30 लाख रुपए आर्बिट्राज फंड में डाल सकते हैं एंड फिर यहां से आप हर महीने एक छोटा एसटीपी कर सकते हैं फॉर लेट्स से 24 मंथ्स या 36 मंथ्स जो भी आप कंफर्टेबल है. तो उससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिल जाता है फ्लेक्सी कैप में. इट्स जस्ट लाइक एसआईपी बट यही चीज है कि आपके पास लमसम है आपने इसको आर्बिट्राज में डाला और वहां से आपने एसटीपी करके अच्छे से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठाया. ये सर और काफी साथ में जो हर इंस्टॉलमेंट जो आपका इन्वेस्ट हो रहा है वो बहुत टैक्स एफिशिएंट तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट इज लाइक अ रिडेम्पशन जो आपका ट्रांसफर हाँ हो रहा जो है आप उससे आप रिडेम्पशन बट वो रिडेम्पशन इज ओनली अट्रैक्टिंग इधर 20% और 12.5% टैक्स डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है. जैसे एक साल जो हो गया आपने अगर 36 मंथ्स तक एसटीपी किया है तो 12 महीने तक अगर इमीडिएटली स्टार्ट किया तो 12 महीने तक शायद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पड़ेगा हर रिडेम्पशन का तो उसके लेकिन बाद 12 महीने के बाद का जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 12.5% ही पड़ना है. सो ओवर अ पीरियड ऑफ 24-36 मंथ्स इट विल बी वेरी वेरी टैक्स एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग एसटीपी. एग्जैक्टली. और सर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग वाला आपने जो फैक्टर बताया सर ये मुझे लगता है कोई नहीं ज्यादातर लोगों ने इस तरीके से देखा ही नहीं होगा इस चीज को अगर जो आपने पॉइंट हाँ आउट मतलब किया. लोग एसआईपी में करते हैं बट एसआईपी इज व्हेन यू हैव रेगुलर कैश फ्लोज एग्जैक्टली सर. बट जब आपके पास लमसम पैसा है और आप एक साथ मार्केट रिस्क नहीं उठाना चाहते कि सारा का सारा पैसा आप मार्केट में एक साथ नहीं डालना चाहते क्योंकि आपको मालूम नहीं इतना सारा टैरिफ का चल रहा है अनसर्टेनिटी है तो यू वांट टू स्टैगर दैट आल्सो लमसम आल्सो. तो दिस इज अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग दैट. काफी अच्छा स्ट्रेटेजी सर. तो मैंने कभी भी इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि कभी मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं जब मैं इतना टाइम से देख रहा हूँ. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस सर. आई विल पर्सनली फॉलो इट. सो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम सर. थैंक यू सर. थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर. अब इसके बाद मैं आपको इस फंड की जो अदर सारी डिटेल्स है वो शेयर करता हूं. तो सबसे पहले जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये किस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए है. तो जो इन्वेस्टर्स लोअर डाउनसाइड रिस्क चाहते हैं, सेकंडली टैक्स एफिशिएंसी चाहते हैं यानी टैक्स सेव करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अपने कैपिटल को ही पार करना चाहते हैं तो उनके लिए ये फंड काफी सही चॉइस हो सकता है. ये स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो इस स्कीम जो कैटेगरी है वो हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में आएगा बिकॉज यहाँ पर आर्बिट्राजिंग और डेट दोनों में इन्वेस्ट होगा. बेंचमार्क इसका होगा निफ्टी 50 आर्बिट्राज टीआरआई जो कि अपने आप में एक इंडेक्स है जिससे कंपैरिजन में इनका फोकस है कि इसके अकॉर्डिंग ये परफॉर्मेंस देगा और इसी के अकॉर्डिंग आप इसको कंपेयर करोगे. टोटल एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो ये 0.30% का है. अब ये मैं आपको बता दूं वन ऑफ द इंडस्ट्री में लोएस्ट है बिकॉज मैंने जितने भी टॉप फंड्स या फिर 8 से 10 फंड इस पूरी आर्बिट्राज फंड की कैटेगरी में देखे उनके एक्सपेंस रेशियो 0.30% से ज्यादा ही मुझे देखने को मिले. एग्जिट लोड की अगर आप बात करोगे तो वो 0.25% का रहेगा अगर कोई भी इंडिविजुअल 15 डेज से पहले अपना पैसा इससे विड्रॉ करता है. तो दीज वर ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग जियो ब्लैक रॉक आर्बिट्राज फंड. आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये अपनी कैटेगरी में बाकी सारे फंड्स को आउट परफॉर्मेंस करेगा या नहीं. और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. अगर वीडियो पसंद आया होगा प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा एंड डू डाउनलोड द धन ऐप. तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.